हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस की मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस की जो क्लास है, जीएस स्पेशल, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र क्लास। ये आज हम लोग क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद में इस क्लास को देखिए। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं, कोई भी थोड़ा भी बेनिफिट पहुंचता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो कैग की बात किस की गई है? हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में, किसमें 148 में कहा गया है भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। क्या होगा? भारत का नियंत्रक और एक महालेखा परीक्षक होगा, जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, जो लिखा पढ़ी का वित्त जो अधिकारी होता है, सर्वोच्च जो वित्त अधिकारी होता है, वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, जिसे कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कैग कहते हैं। कैग की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति होती है। इस समय भारतीय जो वर्तमान में कैग हैं वो जगदीश चंद्र मुर्मू है, जिसे जीसी मुर्मू कहते हैं। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उसके बाद में उपराज्यपाल बनते हैं। उपराज्यपाल के बाद में ये आपके कैग बनते हैं। क्या बनते हैं? कैग बनते हैं। ठीक है, वर्तमान में जगदीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू जो है वो कैग हैं। वो पहले एक ऐसे जो EIS ऑफिसर नहीं, एक IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें कैग बनाया गया है। क्या बनाया गया? कैग बनाया गया है। ठीक है, कैग बनाया गया है। तो कैग जो होता है, कैग की नियुक्ति जो होती है वो भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत, और भारत के राष्ट्रपति ही इसे शपथ दिलाता है, शपथ दिलाते हैं। पद और गोपनीयता की इनको शपथ दिलाते हैं, और इनको राष्ट्रपति भी हटा सकता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो इसमें से पहले पड़ता है वो उस कार्यकाल में 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा वो अपना इस्तीफा दे देंगे। या तो वो 6 वर्ष के हो जाएंगे तो देंगे, या फिर 65 वर्ष के पहले हो गए तो वो दे देंगे। ठीक है, और इनको भारत की संचित निधि से, क्या होता है? भारत की संचित निधि से क्या होता है? भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और केंद्रीय एजेंसियों को, केवल राज्य सरकार के, केवल केंद्र सरकार के, कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं के। तो कैग जो होता है किसका लेखा करता है? किसका लेखा परीक्षण करता है? कैग जो होता है वो किसका लेखा परीक्षण करता है? तो कैग जो होता है वो आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनका क्या होता? उनके खातों का लेखा परीक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? तो जो ये विश्व प्रसिद्ध चार मीनार है ये आपके तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में है। कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये हैदराबाद में पड़ती है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1591 में। कब? 1591 में की गई थी। इसकी जो स्थापना है कुतुब कुली शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये 108 मीटर की, 160 फीट की है। कितनी है? 160 फीट की इसकी जो है लंबाई है। प्रसिद्ध चार मीनार जो है ये आपकी कहाँ है? ये आपकी जो है ये कहाँ है? ये आपकी हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध तेभागा जो आंदोलन था, कृषि तेभागा आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो देखो, प्रसिद्ध तेभागा आंदोलन जो था ये आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तेभागा का मतलब क्या था कि 1/3 खेती पे क्या हुआ था?
इनसे खेती की उपज जो होती थी वो ले ली जाती थी, 1/3 ले ली जाती थी और ज़बरदस्ती उस पर इनको खेती उगाई जाती थी। तो ये एक कृषि आंदोलन था, जो जैसे आपने पढ़ा होगा जो चंपारण आंदोलन था, बिहार का चंपारण आंदोलन था, जो 1917 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में 1925 में आपका खेड़ा आंदोलन, जो बारदोली का आंदोलन होता है, जिसमें सरदार पटेल को क्या सरदार की उपाधि दी जाती है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश का अवध किसान क्षेत्र जो था, उसमें भी आपका किसानों का आंदोलन चलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन सा जो शहर होता है जिसे उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता, तो उत्तर पूर्व भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता वो असम की गुवाहाटी को। किसको? असम की गुवाहाटी को जो है वो उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। जबकि सिक्किम की राजधानी क्या गंगटोक होती, असम की राजधानी का दिसपुर होती और मिजोरम की राजधानी क्या होती, मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। जबकि त्रिपुरा की अगरतला होती, ठीक है। पश्चिम बंगाल की उधर की कोलकाता होती है, त्रिपुरा की अगरतला होती, मणिपुर की इम्फाल होती है, अरुणाचल प्रदेश की क्या होती, ईटानगर होती, ठीक है। और पश्चिम बंगाल को छोड़ करके जो उधर के राज्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। असम आता, कौन आता, असम आता, आपका मणिपुर आता, कौन आता, मणिपुर आता, मणिपुर आता, अरुणाचल प्रदेश आता, अरुणाचल प्रदेश को एपी लिख दे रहे। उसके बाद में आता आपका नागालैंड आता, कौन आता, नागालैंड आता। फिर आपका त्रिपुरा आता, कौन आता, त्रिपुरा आता। त्रिपुरा के बाद में मिजोरम आता, कौन आता, मिजोरम आता। मिजोरम के बाद में आपका उधर आता है मिजोरम आता, मिजोरम के बाद त्रिपुरा आता, मणिपुर आता। उसके बाद में उसके बाद में नागालैंड आता, नागालैंड के बाद में और मेघालय आता, मेघालय। ये 7 जो राज्य होते हैं ये क्या होते, इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर में आपका पश्चिम बंगाल शामिल नहीं होता और आपका सिक्किम शामिल नहीं होता। तो उत्तर पूर्व भारत के जो 7 राज्य होते हैं उन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो वहाँ का 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो शीतकालीन जो ओलंपिक से खेल होते हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वाटर पोलो के, स्विमिंग के, शॉर्ट ट्रैक के, कि रोबिक के। तो जानते हो शीतकालीन जो ओलंपिक खेल होते हैं वो जो होते हैं वो शॉर्ट ट्रैक के अंतर्गत आते हैं। किसके? शॉर्ट ट्रैक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचायतों की जो शक्तियां हैं, पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों को, पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों को और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 92वें संविधान द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कि आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आप लोग जानते हैं 73वां जो संविधान संशोधन था कौन था, 73वां जो संविधान संशोधन था कौन था, 73वां जो संविधान संशोधन था जिसके द्वारा हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं जो है वो अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है। जबकि 92वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? वो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और जो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 का था, इसमें क्या होता है, आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। किसमें? 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है, ठीक है।
जबकि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी जो 12वीं अनुसूची वो जोड़ी जाती, 73वें के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वांडियावास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो वांडियावास का जो युद्ध हुआ था वो 20 फरवरी 1760 को हुआ था। किसको हुआ था? 1760 को, 20 फरवरी 1760 को वांडियावास का युद्ध होता है। कौन सा? वांडीवास का युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध होता। तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध, 1760 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 जो हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आप लोग जानते हैं अंग्रेज और पुर्तगालियों का जो युद्ध होता है वो आपका कौन सा युद्ध होता है? अंग्रेज और पुर्तगालियों का जो युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध होता है? जिसके द्वारा मुंबई को दहेज में दिया जाता है। किसको? मुंबई को अंग्रेजों को दहेज में दिया जाता है। ये कौन सा युद्ध होता है बताइए? इसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जिसमें 10 पाउंड वार्षिक के तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वहाँ के जो सम्राट होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक 10 रुपये के पाउंड पे क्या करती, कंपनी को उधार पे ठेके पे दे देती है। तो ये कौन सा युद्ध था जिसमें आपके अंग्रेज पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं? जिसमें क्या होता है कि अंग्रेज पुर्तगाली जो होते हैं वो मुंबई को अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे देते हैं, ठीक है। इसको बताना आप लोग। उसके बाद में अगला प्रश्न है भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है, या मानव जाति के उद्धारक कहा जाता है, या लाखों लोगों का भविष्य कहा जाता है, कि मानसून पर दांव कहा जाता है। तो देखो भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता मानसून पर दांव। क्या होता? मानसून पर दांव होती। ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय कृषि को अक्सर मानसून होता तो फसल अच्छी होती, नहीं तो नहीं होती। उसके बाद में अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों में चक्रीय या खुली संरचना वाले युवकों को क्या कहा जाता है? युवकों जो होते हैं, युवक होते हैं, युवकों नहीं होता, युवकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है, एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है, विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है, सुगंधित यौगिक कहा जाता, कि समचक्रीय यौगिक कहा जाता। तो इन्हें क्या कहा जाता? एलिफेटिक यौगिक कहा जाता। क्या कहा जाता? एलिफेटिक यौगिक। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? कोशिका संरचना, नाभिक, कोशिका झिल्ली की कोशिका भित्ति, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो पौधों में जो आपका पाया जाता है वो कोशिका भित्ति पाई जाती। क्या पाई जाती? कोशिका भित्ति पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की कितनी सहायक नदियां हैं? अब देखो गंगा की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। गंगा की यमुना होती, कौन सी होती? यमुना होती। यमुना में चंबल नदी मिलती, बेतवा मिलती, ठीक है, वो आकर के इसमें मिलती। गंगा की और कौन सी होती? गंगा की यमुना होती, सोन होती, कौन सी होती? सोन नदी होती, हुगली नदी होती, कोसी नदी होती, कौन सी होती? कोसी नदी होती, यमुना होती, गोमती नदी होती, सरयू नदी होती। ये सब किसकी? गंगा की नदी है, गंगा की सहायक नदी है आपकी। उसके बाद में गंगा की जब वहां से निकलती धौली गंगा होती, विष्णु गंगा होती एक नदी, विष्णु गंगा होती, पिंडार नदी होती, अलकनंदा नदी होती, उसके बाद मंदाकिनी नदी होती। इतनी जो नदियां हैं ये आपकी गंगा की नदी होती, और गंगा की नदी होती है, सहायक नदी होती। और गंगा की और एक गंडक होती, कौन सी होती? गंडक होती। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगी। जबकि आप मानस जानते हैं, मानस जो होती आपकी ब्रह्मपुत्र की नदी होती, सहायक नदी होती है। जबकि जास्कर एक पर्वत श्रृंखला होती, ना कि एक जास्कर नदी होती। जास्कर कोई नदी नहीं होती। सुबनसिरी नदी होती,
सुबानसिरी जो नदी होती है ये आपके दक्षिण भारत की होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या होता? आर्द्रभूमि की रक्षा करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना, कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को कम करना होता है। तो जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था इसका मतलब था कि गैस ग्रीन हाउस जो गैसें थी उनके उत्सर्जन को कम करना, क्योंकि हमारी जो आपकी ओजोन लेयर थी वो क्या हो रही थी, वो पतली हो रही है, उसमें छिद्र हो गए हैं अंटार्कटिका के पास में, इसीलिए क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं आप जानते हैं, CCl, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती वो होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती, ये सभी क्या होती, ये ग्रीन हाउस गैसें होती। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहां तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 होता है वो दिल्ली से लेकर के कहां तक जाता है? तो वो दिल्ली से लेकर के जब अमृतसर तक जाता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 होता है, जबकि नेशनल हाईवे नंबर 2 जो होता है, जो जम्मू से लेह को जाता है, वो श्रीनगर से जोड़ता है, वो नेशनल हाईवे नंबर 2 होता है। क्या होता है, नेशनल हाईवे नंबर NH2 होता है। ठीक है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है NH, वो आपके जवाहर सुरंग से बनिहाल दर्रा का जो होता है उससे जवाहर सुरंग जाती, उसे नेशनल हाईवे नंबर 2 कहते हैं। तो वो आपका किसको जोड़ता है, वो आपको जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जबकि आपका यहाँ से दिल्ली से जो आपका जम्मू कश्मीर से एक और पड़ता है, दिल्ली से जो कोलकाता तक जाता है, ये आपका एक नेशनल हाईवे पड़ता है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के मध्य, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भाई जस्टिस AM पुंछी ने की थी। किसने की थी? जस्टिस AM पुंछी ने। जबकि राज्यों के मध्य निर्धारण के लिए जो हमारी कमेटी बनी थी 1983 में बनी थी, उसका नाम था डॉक्टर RS सरकारिया आयोग। RS सरकारिया एक रिटायर्ड जज थे। उन्होंने RS सरकारिया ने एक आयोग गठित किया जिसका केवल मेन उद्देश्य था कि राज्यों और केंद्र और राज्यों के बीच में निर्धारण कैसे हो, शक्तियों का बंटवारा कैसे हो, इस चीज पे सरकारी आयोग ने फोकस किया। उसके बाद में दूसरा आयोग जो बनता है वो बनता है 2007 में, पुंछी आयोग। उसने भी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के निर्धारण पर भी बना था और उसने भी काफ़ी गवर्नमेंट को सुझाव दिया था। कहा कि जो राज्यपाल होते हैं उन्हें कुलपति नहीं होना चाहिए विश्वविद्यालयों का, क्योंकि वो कुलपति होते हैं तो उससे क्या होता है कि एक वो होता है, कुलपति हमारा वही होना चाहिए जो वो वहाँ का यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ये आपका था पुंछी आयोग। क्या था? पुंछी आयोग। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और ये 2007 में। इसके धर जो आयोग बना था ये बना था 1951 में। कब बना था? 1951 में। ये राज्य रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन संगठन जो आयोग बना था वो इसके धर के। उसके बाद में जेपीपी समिति बनती है, जिसमें जेबीपी समिति जो बनती वो भी राज्यों के आयोग से बनती है। उसमें जेबीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और जेबीपी या और वो आपके पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, 3 लोग क्या थे? इसके आयोग के अध्यक्ष थे। ये भी राज्यों के राज्य रीऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से संबंधित थी, राज्यों के पुनर्निर्माण से संबंधित थी। इसके इधर 1951 में बना था, ये भी राज्य पुनर्निर्माण आयोग था। जबकि ये केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों के निर्धारण के लिए पहला 1983 में डॉक्टर RS सरकारिया आयोग बनता। उसके बाद 2007 में MS पुंछी बनता है, MM पुंछी आयोग बनता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मैडन ओवर किस खेल से संबंधित होता है? तो आप लोग जानते हैं मैडन ओवर हो, डेड बॉल हो, मैडन ओवर होता है, ये सब किस में होता है? ये आपके किस में होता है? ये आपके क्रिकेट में होता है। किस में होता है? क्रिकेट में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला जो प्रश्न पूछा गया है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता? तो आप लोग जानते ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर होती उसे शक्ति कहते।
क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत चुंबकीय आवर्त में, विद्युत चुंबकीय विकिरण में, विद्युत चुंबकीय आयाम में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो किसमें इनको वो किया जाता है? तो आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। किसमें? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इनको प्रेषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तथ्य हैं संविधान में भाग 4 में बात की गई है। किसमें? भाग 4 में की गई बात। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। कितने? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इनकी बात की गई है। राज्यों की यह सहमति के साथ में विशेष बहुमत से, कि संसद के विशेष बहुमत से, कि साधारण बहुमत से, कि पूर्ण बहुमत से। तो ये किस बहुमत के आधार पर क्या होते हैं? तो ये बताइए किस बहुमत के आधार पर होते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो संशोधन होता है वो क्या होता है? संसद के विशेष बहुमत से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, जबकि मौलिक अधिकार जो होते हैं आपके न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? असिमेट्री कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है, कि चिरेलिटी कहलाता, अचिरेलिटी कहलाता, कि अचिरेलिटी कहलाता। तो किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने वाला जो गुण होता है वो चिरेलिटी होता है। क्या होता है? चिरेलिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रीडिंग वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? टिश्यू कल्चर होती है, इनब्रीडिंग होती है, बायोफर्टिफिकेशन होता है, या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, कि हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये बायोफर्टिफिकेशन होती है। कौन सी होती? बायोफर्टिफिकेशन होती है, जिसमें ब्रीडिंग के द्वारा विटामिन और प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संबंधी किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? किस अनुसूची के जो है वो अंतर्गत आता है? तो आप लोग जानते हैं कि 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, 4थी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में सैलरीज की बात करता। क्या? सैलरीज की बात करता। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात करता। किसकी बात करता? शपथ की बात करता। जबकि 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों की बात करता। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों की बात करता। 7वीं अनुसूची में आपके संघ सूची, राज्य सूची विषयों से संबंधित है, जबकि 8वीं जो है वो भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? संपीड्यता कहते हैं, आयतन प्रत्यास्था मापांक कहते हैं, अर्ध मापांक कहते हैं, या समतुल्यता कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे आयतन प्रत्यास्था मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्था मापांक कहते हैं। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था मापांक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने और अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होते हैं? निम्नलिखित में से किसके पास होते हैं? संसद के पास होते हैं, कि संसद मंत्रिमंडल के मंत्री के पास होते हैं, कि राज्यपाल के पास होते हैं, राज्य के राज्यपाल के पास होते हैं, कि विधानमंडल के पास होते हैं? तो आप लोग जानते हैं अनुसूचित जो क्षेत्रों के संबंध में संसदीय जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है,
और राष्ट्रपति क्या करता है, ये अधिकार राज्यपाल को देता है। किसको देता? राज्यपाल को देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? गुरु तेग बहादुर ने, बंदा बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो किसने इसे एक सैन्य संप्रदाय में बदला था? तो इसे जो सैन्य संप्रदाय में बदला था, जो सैन्य संप्रदाय में बदले थे, वो आपके थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद जो सिंह थे वो क्या थे, वो इसे क्या किए थे, यह इसे सैन्य उसमें बदल दिए थे, जबकि गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोप्लास्टिक जानवर कहते हैं, डायप्लोब्लास्टिक जानवर कहते हैं, कि सिमेट्रिकल जानवर कहते हैं, कि या टिप्रोब्लास्टिक जानवर कहते हैं? तो उन्हें कौन से जानवर कहा जाता है? तो उन्हें डायप्लोब्लास्टिक जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायप्लोब्लास्टिक जानवर कहते हैं, डायप्लोब्लास्टिक जानवर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जो बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच में भ्रूण परत में व्यवस्थित होते हैं उन्हें डायप्लोब्लास्टिक जानवर कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन करके उसकी ख्याति वापस दिलाई थी? राजा भागचंद्र थे, महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन जो प्रदर्शन जो नृत्य था, वो नाटक जो था, वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पहली पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि, कौन थी? गीतांजलि, जिसको 1913 में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1913 में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है। इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का जो ओमान सोनार जो है, ओमान सोनार जो होता है वहाँ का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। राष्ट्रीय गान जो होता है उसको, राष्ट्रीय गीत को भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन जो होता है वो लिखा है, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है। ठीक है, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के प्रदर्शन में मणिपुरी नृत्य को उसकी खोई हुई प्राप्त जो ख्याति थी उसको वापस दिलाई थी, और इनकी पुस्तक गीतांजलि के कारण 1913 में इन्हें साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में जो साक्षरता दर है वो 73.65% है, 73.67% है। तो इसको हम लोग कितना कहते हैं? लगभग 74% करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।